उसके बाद कैटाकॉम के जनरल फैंग और उसकी टीम का स्वागत करते हुए कहते हैं, मैं इंट्रोडक्शन स्किप करता हूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। इस फोर्ट में 50,000 सोल्जर है और 8,000 से कम वॉरियर है। टियान फोर्ट के सोल्जर हमारे से 10 गुना है और वो हमारे ऊपर साल में 5 बार अटैक करते हैं। उनका फोर्ट 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से और नॉर्थ में लोकेटेड है। फोर्ट से हल्का दूर एक विलेज भी है। हमें इस प्लेस को सेफ बनाना होगा हमारे फाइटर्स के लिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है। फिर लायन कहते हैं, ये तुम सबका फर्स्ट टाइम है इस कैटाकॉम में, इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मिशन है। तुम सबको इस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है। हम अगले 3 दिन तक 10 किलोमीटर के अंदर पेट्रोलिंग करेंगे ताकि तुम सब कैंप और आर्मी के बारे में सीख जाओ और अगले 3 दिन में हम आगे का 30 किलोमीटर देखेंगे। हम यहाँ से 20 दिन बाद निकल जाएंगे। तभी फैंग पूछता है, क्या हम उन सारी चीजों को अपने पास रख सकते हैं जो हमें यहाँ मिलेगा? ये सुनकर लायन हाँ में जवाब देते हैं, जिस पे फैंग पूछने लगता है, उसे एनर्जी स्टोन्स कहाँ मिलेंगे? तब लायन पूछने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर किसी को स्टोन नहीं मिला होगा, और किसी को मिला होगा तो वो तुम्हारे लिए छोड़ देगा? यहाँ का माइंस एनर्जी से भरा हुआ है और वो प्रैक्टिस करने के लिए परफेक्ट रहेगा। इसीलिए वो जगह सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल का अड्डा भी है और तुम्हें उस एरिया में कभी भी नहीं जाना है। मगर हम देखते हैं कि फैंग की आंखें कुछ और ही बता रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जगह पर जाएगा। फिर वो मनी मन सोचने लगता है, अगर मैं एनर्जी स्टोन को ढूंढ भी लूंगा तो उसे नहीं रख पाऊंगा। फिर वो सब फोर्ट के अंदर जाने लगते हैं, जहां फैंग जमीन पर सूखे हुए ब्लड को देखकर सोचता है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिर यहाँ पर किस टाइप का बैटल चला होगा। उसके बाद फैंग और उसके टीम को वहां की जगह दिखाई जाती है। वहां पर पानी और खाने के बारे में बताया जाता है, प्लांट्स के बारे में बताया जाता है। उन्हें वहां पर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे दिखते हैं जो कि अर्थ की तरह ही थे। जब लायन उन्हें वहां का जगह दिखा देते हैं तब वो उन्हें कुछ देर रेस्ट करने को बोलते हैं। ये सुनकर सभी लोग खुशी खुशी रेस्ट करने लगते हैं। फिर लुई कहता है, यहाँ का एटमोस्फेयर कितना अच्छा है। तब फैंग पूछता है, तुम्हें कैसे पता यहाँ का एटमोस्फेयर अच्छा है? तब लुई गुस्सा होते हुए कहती है, क्या तुम क्लास में सो रहे थे? क्या तुमने यहाँ का हवा नहीं देखा? इसे टेस्ट किया गया था और इसका एयर क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तभी लायन उन्हें डांटते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों। भले यहाँ पर कोई भी ना हो मगर तुम सबको शांत रहना है। क्या पता हमारा दुश्मन कहाँ पे छुपा हुआ हो। तब फैंग उनसे पूछता है, यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्यों नहीं है और हम यहाँ पर हॉर्स का यूज क्यों नहीं करते हैं? तब वो कहते हैं, अगर हम उन्हें यहाँ पर लेकर आएंगे तो उनके क्यूआई ब्लड को सूंघते हुए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स आ जाएंगे उनके ऊपर हमला करने के लिए। और जब तुम्हारे सामने लेवल 4 के स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स आएंगे तब तुम अपना पूरा कंसंट्रेशन खो दोगे और हार जाओगे। तब फैंग पूछता है, क्यों ना हम डंजियंस के क्रिएचर्स को पकड़ ले? तब लायन कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे प्रिंसिपल ने क्रोकोडाइल को पकड़ा तो था मगर उसने बहुत सारा तबाही मचा दिया था। उसके बाद से ही किसी भी क्रिएचर को पकड़ा नहीं जाता और ऐसा करने से मना कर दिया गया था। ये सुनकर फैंग सोचता है, मेरा तो सपना ही टूट गया क्रिएचर्स पर राइड करने का। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ फू कहता है, यहाँ डंजियन में कितना ज्यादा अंधेरा है। क्या ये वही डंजियन है जो हमने आज सुबह देखा था? हमारे यहाँ तो चांद रहता है, इसी कारण से अंधेरा भी नहीं होता। वैसे क्या अगर मैं गर्ल्स को टच करूंगा तो वो मुझे पहचान पाएंगे? भाई इस बंदे की नीयत सही नहीं लग रही। तब फैंग कहता है, 4th लेवल के पास नाइट विजन होता है और तुम मरने से नहीं डरते हो तो जाओ ट्राई करो। फिर फू बेड पर सोते हुए कहता है, ये डंजियन तो उतना भी डरावना नहीं है जितना हमें टीचर्स ने बताया था। तब लियू उसे याद दिलाता है, उन लोगों ने सिर्फ 10 किलोमीटर ही देखा है। फिर वो प्रैक्टिस करते हुए सोचने लगता है, यहाँ पर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि लोगों को हजम ही नहीं हो रहा। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है जहाँ पर बताया जाता है कि दुश्मन ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। 4th रैंक से कम वाले अंदर ही रहे और ज्यादा वाले जल्दी से गेट पर मिले एनिमी का सामना करने के लिए। फैंग और उसकी टीम बाहर जाने की सोचती है मगर दरवाजा बंद होता है। तब फू कहता है कि टीचर लायन उन लोगों को सपोर्ट करने गए होंगे, जिस पे ली पूछता है, बाहर कितने एनिमी होंगे? फैंग दूसरे रास्ते से बाहर जाने लगता है, उसके साथ साथ उसके साथी भी आ जाते हैं। तब फैंग आसमान में एक हाई रैंक के दुश्मन को देखता है। तब फू पूछता है, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? जिस पे फैंग कहता है, कुछ ही देर वहाँ पर एक हाई रैंक का दुश्मन है। तभी वहाँ पर लायन आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सब जल्दी से अंदर जाओ, तुम सब एनिमीज का इजिली टारगेट बन सकते हो। फिर फैंग उनसे पूछता है कि बाहर सब कुछ कैसा चल रहा है। तब वो बताते हैं कि बहुत से घायल हो चुके हैं, हमने एक फाइटर को और 2 गेट कीपर को खो दिया है इस हादसे में। ये सुनकर फैंग सोचता है, इतने कम टाइम में 3 लोग मारे भी गए। तब फैंग उनसे पूछता है, क्या ऐसा होता रहता है? तब लायन कहते हैं, हाँ कभी भी ऐसा हो सकता है और इनका लॉस हमारे से ज्यादा होता है।
हम उनके लोगों को ज्यादा मारते हैं। अब तुम सब अंदर जाओ और जाकर प्रैक्टिस करो। तुम सब अभी उन सब का सामना नहीं कर सकते हो। फिर फैंग पूछता है, वो जो आसमान में है वो क्या मास्टर है? ये सुनकर एक बंदा पूछता है, क्या तुम इतनी दूर तक देख सकते हो? जिसपे वो कहता है, हाँ मैं साफ साफ तो नहीं देख सकता, मगर मैं एनर्जी को मूव करते हुए देख सकता हूँ। ये सुनकर वो बंदा कहता है, यूजुअली तुम्हारे रैंक वाले देख नहीं पाते और उन्हें अंधेरे में देखने के लिए अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रेन करना पड़ता है। तुमने उस स्टेप को स्किप कर दिया है और अब तुम स्पिरिट एनर्जी का यूज कर रहे हो। तब लायन कहते हैं, तुम अभी स्ट्रांग नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा स्पिरिट अभी यूजलेस है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जल्दी से अंदर जाओ। ये सुनकर फैंग जाते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता कि मैं ग्रैंड मास्टर बन भी पाऊंगा या फिर नहीं, मगर इस लायन को जरूर हरा कर दिखाऊंगा। इधर लायन का साथी पूछता है, जो लोग घायल है उनका क्या करना है? तब वो कहते हैं, हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। वैसे भी यहाँ पर बहुत से वॉरियर है और हम और फाइटर्स का डिमांड नहीं कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट जा रहे थे। तभी एक बच्चा पूछता है, मेरे टीचर कहाँ पर है? तब वो बोलते हैं, बाहर मिशन पर गए हैं, आज मैं और मास्टर लुओ तुम सबका इंचार्ज है। अब हम देखते हैं फोर्ट के बाहर फाइट चल रहा था और ये पहली बार था जब फैंग ने लायन को फाइट करते हुए देखा था। वो बहुत ही कूल और स्ट्रांग दिख रहे थे फाइट करते टाइम और बहुत डरावने भी। उनका ये रूप देखकर फैंग मनी मन सोचता है, अगर मैं रैंक 5 बन भी जाऊंगा तो इन्हें नहीं हरा पाऊंगा। जो भी उस फाइट में मरे थे उन्हें दफनाया जा रहा था। ये देखकर फैंग उस बारे में पूछता है। तब लुओ कहते हैं, उन सबकी बॉडीज क्रीमेटेड नहीं हो सकती है और इन बॉडीज को उनकी फैमिली को देना बहुत ही डेंजरस है। इसी कारण से हमें इन्हें यहीं पर दफनाना होगा। इन्होंने हमारे देश के लिए फाइट किया है और ये लोग यहीं पे रह के हमारे विक्ट्री का सबूत बनेंगे। ये सुनकर फैंग सोचता है कि हम लोग यहाँ पर एक फोर्ट को बचा तक नहीं पा रहे, फिर हम कैसे जीतेंगे? तब लुओ कहते हैं, यहाँ पर खड़े रहकर दुख मनाने से कुछ भी नहीं होगा, हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा और पहले से बेहतर बनना पड़ेगा, तभी हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। उनके बॉडी को दफनाने के बाद वो सभी लोग प्रेयर करते हैं और वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। फिर लायन कहते हैं, अगर हम इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते रहे तो नेक्स्ट अटैक में सभी मारे जाएंगे। ऐसा करो कि 2 टीम बनाओ, लेवल 1 वालों को तुम देखो और लेवल 3 वालों को मैं इन सबको फाइट करने के लिए भेजूंगा, क्योंकि हमारे पास अब वेट करने का टाइम नहीं है। हमने इन्हें सबको सिखा दिया है और ये सभी पूरी तरह से रेडी है कैटाकॉम्ब में एविल लोगों से फाइट करने के लिए। ये सुनकर फैंग पूछता है, क्या ऐसा करना सही रहेगा? ऐसे तो हमारा असली प्लान खराब हो जाएगा। फिर वो मनी मन सोचता है, अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो मैं यूमे को बचा नहीं पाऊंगा और जी को बचाकर उससे पिल भी नहीं ले पाऊंगा। तब लायन गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी टीम पसंद नहीं है तो तुम लुओ के साथ जा सकते हो। तुम्हें तो बहुत पहले ही फाइट शुरू कर देना चाहिए था, मगर तुम तो बैठकर टाइम वेस्ट कर रही हो। तब फैंग कहता, मगर ये तो मेरा पहली बार है। जिस पे लायन कहते हैं, मैं पहले भी लेवल 3 के साथ काम कर चुका हूँ और वो सभी 2 दिन के बाद ही एनीमे से फाइट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन तुम तो यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही हो। क्या तुम लेवल 2 वालों के साथ रहना चाहते हो ताकि तुम उनसे सुपीरियर फील कर सको? तुम अपने से कमजोर को तो हरा सकते हो, मगर जब तुम्हारा सामना स्ट्रॉन्ग वालों से होगा तब क्या करोगे? भागोगे या फिर तुम खड़े होकर अपने साथियों को मरते हुए देखोगे? फैंग, तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो। मास्टर को लगा था तुम एक प्रोडिजी हो और आगे जाकर बहुत कुछ करोगे। वोंग और क्यूइन जब लेवल 3 पर थे तभी वो कैटाकॉम्ब में गए थे अपने दुश्मनों को मारने के लिए और उन लोगों ने लेवल 4 से फाइट किया था। मुझे पता है अभी तुम डरे हुए हो, मगर वो सब भी तो डरे होंगे। अगर तुम एक फाइटर बनना चाहते हो तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है बिना प्रेशर के आज तक कोई भी डायमंड बना है? ये सुनकर तो फैंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, मुझे लगता है मुझे और स्ट्रांग बनने की जरूरत है फाइट करने से पहले। ये सुनकर लायन उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तब फैंग गुस्से में बोलता है कि आप मुझे ह्यूमिलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तब लायन कहते हैं, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगा? तुमने जितने लेवल 6 को अपने लाइफ में देखा होगा मैं तो उन्हें मार चुका हूँ। अब तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। लेवल 3 के फाइटर मुझे फॉलो करो। ये सुनकर सभी लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और उनके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन फैंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। तभी फू उसके पास आकर बोलता है, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है लायन कैसे है। तब फैंग गुस्से में बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आखिर लायन कैसे हो और मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं एक कायर हूँ? उसकी बात सुनकर फू बोलता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि दुश्मन को मारने से पहले तो स्ट्रांग बनना होता है और ये अच्छी बात होती है। तब लुई कहती है, मुझे लगता है लायन सही बोल रही है।
अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं फाइट करने के लिए रेडी होती। तब फैंग कहता है इस बात को जाने दो, अगर तुम्हारे एनिमी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हुए तो तब क्या तुम सब मुझे ब्लेम करोगे? तुम बोनस काउंटीज के बारे में क्या सोचते हो? तब फू कहता है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, जब तक तुम हमारे साथ हो तब तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसकी बात सुनकर फैंग स्माइल करते हुए कहता है लायन बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हूँ। फाइट करने के लिए स्ट्रांग बनना पड़ता है ताकि हम सब बिना किसी डर के लड़ सके। मैं बेवकूफ था जो मुझे लगा था मैं तुम सबको कैटाकॉम्ब में बचा सकता हूँ। तुम सबके पेरेंट्स फाइटर है, वो तुम सबको बचा सकते हैं, फिर उन्हें मेरी क्या जरूरत होगी? ये सुनकर जी कहती है फैंग इसे कहने का वो मतलब नहीं था, मगर फैंग उसकी बात नहीं मानता है और जाते हुए कहता है मैं लायन की टीम में वापस जा रहा हूँ। तब लुओ कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, उसे बिल्कुल समझ आ चुका है लायन ने जो कुछ भी बोला था वो बिल्कुल सही था। फिर फू बोलता है जी हमने सही किया, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो हम सब ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो उनके साथ रहकर भी अच्छा कर पाएगा। ये सुनकर जी रोते हुए कहती है मगर लायन तो नॉर्थ में गए हैं और फैंग नॉर्थ ईस्ट में गया है। ये सुनकर तो फू परेशान होते हुए कहता है उसे तो रास्ता ढूंढना तक नहीं आता। तब लुओ कहते हैं तुम सब यहाँ पे रहो, मैं देख कर आता हूँ। कुछ देर बाद लुओ उसे ढूंढ कर आते हैं। तब सभी फैंग के बारे में पूछने लगते हैं, जिसपे वो डरते हुए कहते हैं फैंग मिसिंग है। दूसरी तरफ हम लायन को देखते हैं जो फैंग का इंतजार कर रहे थे। उन्हें तो भरोसा था कि फैंग वहाँ पर आएगा, मगर जब वो नहीं आता तब बच्चे कहने लगते हैं वो इतना डरपोक कैसे हो सकता है, मैंने तो सोचा तक नहीं था। तब लायन सोचते हैं फैंग तुम इंजॉय करो लेवल 2 के साथ। उसके बाद वो बाकी स्टूडेंट्स को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो उन लोगों को हर तरफ ढूंढ रहा था, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे एक बैटल का मैदान दिखता है जहाँ खून ही खून था। तब वो सोचता है क्या मुझे वापस जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे तो वो लोग मुझे डरपोक कहेंगे। चलो देखते हैं, क्या पता मैं वापस जाने से पहले कुछ लोगों को मार सकता हूँ। मुझे यहाँ पर पीक लेवल 3 को मार कर जाना चाहिए ताकि मेरा नाम हो सके। मुझे बस पीक लेवल 6 को इग्नोर करना है। तभी उसे किसी का होने का एहसास होता है। तब वो जल्दी से पीछे मुड़ते हुए पूछता है कौन है यहाँ पर, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तब वो इधर उधर देखता है और जब उसे कोई भी नहीं दिखता तब उसे लगता है ये तो उसका भ्रम होगा। तभी एक बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए फैंग उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, मगर फैंग के गर्दन पर भी चोट लग गया था। तब वो सोचता है मैं आज बहुत ही मुश्किल से बच गया। फिर वो फोकस करते हुए अपने आप को हील करने लगता है। फिर वो उस इंसान के गर्दन से एक नेकलेस निकाल लेता है जिसपे ट्री का सिंबल बना हुआ था। ये देखकर उसे याद आता है प्रोफेसर ने कहा था ये सिंबल दुश्मन का होता है। फिर वो उसके पास पड़े हुए मैजिक स्टोन को लेते हुए सोचता है मैंने इसे फालतू में ही मार दिया, इसका तो वैल्यू भी ज्यादा नहीं है। तभी उसके ऊपर एक और बंदा हमला कर देता है जो कि लेवल 4 पे था, जिससे फैंग बहुत ही मुश्किल से बचता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लायन को देखते हैं जो फोर्ट टियान के आदमी को मार देते हैं और सभी स्टूडेंट्स को सावधान होने को बोलते हैं क्योंकि अब दुश्मन कभी भी अटैक शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जहां वो अपनी जान बचाकर भागते हुए सोचता है मैं इनका टेस्ट सब्जेक्ट आसानी से बन सकता हूँ। आखिर ये बाकी लेवल 3 के बंदे इन लोगों से कैसे बच जाते हैं? ये सब लायन की गलती है, मैं उनके कारण ही पीछे रह गया। मुझे उनका फालतू का लेक्चर सुनकर चुपचाप उन्हीं के टीम में जाना चाहिए था। मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ? तभी उसके ऊपर एक और बंदा हमला कर देता है और ये भी लेवल 4 का वॉरियर था, मगर फैंग उसके अटैक से बच जाता है और वो अटैक सीधा एक पेड़ के पास लगता है। उसके लगते ही वो पेड़ खोखला हो जाता है। ये देखकर वो शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या लेवल 4 का एरो? ये हमला उसके ऊपर एक लड़की ने किया था। वो तेजी से भागते हुए सोचता है यहाँ पर इतने सारे लेवल 4 के फाइटर क्यों है? मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से छुपने का जगह ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ डीन भी फैंग की तरफ बढ़ते हुए सोचते हैं ये हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता रहता है। तभी उसका सामना फोर्ट टियान के जनरल से होता है जो कि बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। फिर वो सोचते हैं अगर इसने अपने किला को छोड़कर यहाँ पे आया है इसका मतलब ये है कि ये वॉर की तैयारी कर रहा था। तभी वो जनरल उनके ऊपर हमला कर देता है और डीन भी उसके ऊपर हमला करते हुए सोचते हैं मुझे मारने के लिए ये हमला काफी नहीं है। तभी दूसरा बंदा उनके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो सोचते हैं क्या ये सब गैंग बनाकर आ रही है? उसके बाद डीन जल्दी से जनरल के पीछे आकर उसे खत्म कर देते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर इतने सारे दुश्मन हैं, मैं इन सबको यहाँ पे छोड़कर फोर्ट में वापस नहीं जा सकता हूँ, मुझे इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उन सबको डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब हम फैंग को देखते हैं जिसके पास दुश्मनों का सामना करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अटैक करते हुए कहता है जल्दी से तुम सब एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो। फिर वो मनी मन सोचता है इन्हें तो मेरी लैंग्वेज भी नहीं आती है, मगर मैंने कुछ तैयारी कर रखी है। फिर वो अलग ही लैंग्वेज में कुछ टूटे फूटे वर्ड
वर्ड्स बोलता है। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग ओल्ड मैन से पूछ रहा था हमारे दुश्मन को टॉन्ट कैसे करा जाता है उनके ही लैंग्वेज में। तब वो पूछते हैं मगर तुम्हें जानना क्यों है, जिसपे वो कहता है क्योंकि मैं उन्हें डराना चाहता हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, अगर वो सब भागने का ट्राई करेंगे तो मैं उन्हें वहाँ पर रोक कर फाइट करने को बोलूंगा। फिर ओल्ड मैन उसे कुछ वर्ड सिखाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और पूछता है इसका मतलब क्या होता है। तब वो कहते हैं कि इसका मतलब है डरपोक। अगर तुम सबके अंदर हिम्मत है तो आकर मेरा सामना करो। प्रेजेंट में फैंग के मुंह से ये बात सुनकर उन सभी का मुंह बन जाता है। तब फैंग चिल्लाते हुए वही सेम वर्ड बार बार बोलने लगता है। फिर वो सभी हंसने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक करने को रेडी हो जाते हैं। ये देखकर फैंग वहां से भागने लगता है मगर वो इंसान उसके बैक पर स्लैश करके ब्लड निकाल देता है और उसका पीछा करने लगता है। ये सब करते करते रात हो जाती है और फैंग उनसे हल्का दूर भी आ चुका था। फिर वो अपने बैक का चोट देखने लगता है और सोचता है मैंने लेवल 4 का आर्मर पहन रखा था इसीलिए ज्यादा चोट नहीं लगा, मुझे लगता है अब मैं सेफ हूँ। मगर मेरा वाइटलिटी अभी बहुत कम है, मैं अभी नहीं मारा जाऊंगा। उन लोगों को लगता है मुझे रात में कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे पास नाइट विजन तो नहीं है मगर स्पिरिट एनर्जी है। अब मेरी बारी है फाइट बैक करने की। मैं एनर्जी रेडिएशन को देखकर महसूस कर सकता हूँ मेरा दुश्मन कहाँ पर है। मगर प्रॉब्लम यह है कि वो सब 3 लोग हैं और मुझे उनका सामना एक एक करके करना पड़ेगा और मेरे पास अभी सिर्फ 78 मिलियन ही बचे हुए हैं। मैं ऐसे तो जिंदा नहीं रह सकता। इधर उसके दुश्मन को कपड़े के टुकड़े दिखते हैं। ये देखकर वो तीनों अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं और फैंग भी यही करना चाहता था। फिर वो इंसान के पीछे जाने लगता है जिसके पास एरो था और एक जगह बैठकर मेडिटेट करने लगता है। तभी उसका दुश्मन उसके पीछे आ जाता है जो फैंग को महसूस हो जाता है और वो सोचता है वो यहाँ पर आ चुका है। उसका एनर्जी अभी उसके वेपन पे कंसंट्रेट है। तभी वो इंसान उसके ऊपर हमला कर देता है मगर फैंग उससे पहले ही वहां से हट चुका था और पीछे से उल्टा उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर वो बंदा डॉज करते हुए अपने लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। उसकी बातें फैंग को समझ नहीं आती मगर वो उल्टा उसे कुछ बोलता है। फिर वो अपनी भाषा में कहता है तू बस इंतजार कर, जब मेरा पूरा वाइटलिटी हील हो जाएगा तब देखना मैं तुझे कैसे जान से मारूंगा। फिर फैंग उसके ऊपर हमला करते जाता है और अपने वाइटलिटी को बढ़ाते जाता है। तभी फैंग सरीना के द्वारा सिखाया हुआ ब्लड ट्रिक यूज करता है और उसके ऊपर ब्लड से हमला कर देता है। अटैक लगते ही वो इंसान चिल्लाने लगता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग उसका खेल खत्म कर देता है। फिर वो उसके पास से कीमती चीजें ले लेता है और वहां से जाते हुए सोचता है इसे लगा था मैं कमजोर हूँ और इसे लगा था कि मैं इसके ऊपर नॉर्मल ब्लड फेंक रहा हूँ, इसीलिए इसने सिर्फ अपनी आंखें बंद की थी और यही कारण है कि ये यहाँ पे मरा पड़ा हुआ है। मैं बाकी दोनों को पता नहीं लगने दे सकता हूँ कि मैंने इसे ब्लड एरो से मारा है। फिर वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वहां से सभी एविडेंस गायब कर देता है ताकि उसके साथियों को शक ना हो। कुछ ही देर में उसके साथी भी आ जाते हैं और फैंग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इधर फैंग उस इंसान के वेपन को अपने साथ ले आया था। उसका वेट 30 केजी होने के कारण उसका हालत खराब होने लगता है। फिर वो सोचने लगता है कि हो सकता है ये सब बाकी सब चीजों से एक्सपेंसिव हो और मुझे ये रास्ता दिखाने में हेल्प करे। मुझे अब बाकी के 2 साथी को भी खत्म करना पड़ेगा मगर प्रॉब्लम ये है कि दोनों अभी साथ में होंगे। अब हम देखते हैं कि फैंग ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। एक तो उसे डर के भागने का ट्राई करता है मगर जब उस लड़की ने फैंग का सामना करना शुरू किया तो वो बंदा भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया। उन लोगों ने नाटक किया था कि उन्हें अंधेरे में दिखाई नहीं देता मगर मौका पाते ही उन्होंने फैंग को मारने का ट्राई किया था। तभी फैंग उनके पास जाकर हमला करने का ट्राई करता है मगर वो इंसान उल्टा ही फैंग के ऊपर अपने एरो से हमला कर देता है जिस कारण से फैंग की बैकअप वाइटलिटी भी खत्म होने लगती है। फिर वो बंदा उसके ऊपर हमला करते जाता है और फैंग सिर्फ डॉज ही कर पाता है। डॉज करते हुए फैंग के हाथ घायल हो जाते हैं और उसका वीन डैमेज हो गया था जिस कारण से फैंग समझ जाता है वो अपना दूसरा हाथ यूज नहीं कर सकता। फिर फैंग हंसते हुए अपने वाइटलिटी को रिवाइव करने लगता है। ये देखकर उसका दुश्मन शॉक्ड होता है कि आखिर ये बंदा इतनी जल्दी अपने वाइटलिटी को हील कैसे कर पा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।